नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जी के में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र हैं, जो आपके चौथा प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, उसके शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे। तो ये पेपर आपके कुल 100 नंबर का होगा और आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा 40 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा आपके 60 नंबर की आएगी। तो जो चतुर्थ प्रश्न पत्र हैं, जो कि आपके हिंदी और शिक्षण प्रवीणता, जो जिसकी इकाई 1 जो कि भाषा शिक्षा के उद्देश्य, ये आपके 5 नंबर की इकाई आएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया। तो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो चुका है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। तो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम लागू कब किया गया और इसमें जो बच्चों की आयु है वो क्या है। तो बच्चों की आयु क्या है, तो 6 से 14 वर्ष है। और कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण महज व्याकरण शिक्षण न होकर अभिव्यक्ति कौशल्य की खूबियों से परिचित कराता है, कैसे। ठीक है, तो यह सही है कि भाषा में व्याकरण शिक्षण मुख्य नहीं है। व्याकरण तो भाषा का एक अंश है। व्याकरण भाषा शिक्षण का साधन है। भाषा में अभिव्यक्ति कौशल मुख्य है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि छात्र भाषा में सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने में कुशलता अर्जित करे। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक कौशल्य क्या है, इसमें क्या अपेक्षित है। तो भाषा कौशल का प्राथमिक कौशल्य क्या है, तो दूसरों द्वारा कही गई सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना भाषा का प्राथमिक कौशल है। इसमें वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, आकाशवाणी आदि माध्यमों से प्रसारित कार्यक्रमों को धैर्यपूर्वक सुनना, स्वराघात, बालघात व आरोह अवरोह के अनुसार तथा प्रसंगानुकूल भाव अर्थ को ग्रहण करना अपेक्षित है। अगला प्रश्न है कि निगमन आगमन विधि में क्या अंतर है। यह जो विधि है अधिकतर विषयों में चलती है, तो ये आपके इस सब्जेक्ट में ही नहीं, किसी और सब्जेक्ट में भी ये प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान से सुने। निगमन आगमन विधि में क्या अंतर, तो व्याकरण शिक्षण में निगमन आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम बनाया जाता है, बाद में उदाहरणों से नियम की पुष्टि की जाती है। आगमन विधि में पहले उदाहरणों द्वारा नियम का पता लगाकर उसका निर्धारण किया जाता है, बाद में नियम सूत्र में उसकी पुष्टि की जाती है। सूत्रों द्वारा व्याकरण शिक्षण निगमन विधि है। तो इसको याद करने के लिए हमेशा याद रखना, निगमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी नियम से, जो आपके नियम से कहाँ, उदाहरण की ओर। ठीक है, उदाहरण की ओर चलेगी। तो पहले नियम, आपके पास नियम होगा तो आप उदाहरण के द्वारा उस नियम की पुष्टि करोगे। और आगमन यानी आपके पास, आप उदाहरण के हिसाब से क्या, आप नियम निकालोगे। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। बोलना मौखिक अभिव्यक्ति क्या है। तो बोलना यानी मौखिक अभिव्यक्ति भाषा की वह ताकत है जो संवाद के माध्यम से व्यक्तियों को तत्परता जोड़ती हैं, परस्पर जोड़ती हैं। अपने भावों व विचारों को सटीक रूप में व्यक्त करने का कौशल मौखिक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, आमतौर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण सिखाने के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं। पहला है ध्वनि रूपों में शुद्ध उच्चारण को समझाना, शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझाना। तीसरा है ध्वनि रूपों का उच्चारण करना। और
चौथा है शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, और पाँचवा है वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना। छठा है शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना, और सातवां है वर्णों और शब्दों को उचित आकार उचित क्रम में लिखने की क्षमता विकसित करना। तो ये प्रश्न था उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो यही प्रश्न आपके अगर उच्च प्राथमिक ना आके प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो लगभग यही उद्देश्य होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साहित्य बोध क्या है? इसकी सहायता से शिक्षक बच्चों को कौन कौन से आयाम दे सकता है? तो साहित्य बोध क्या है? जीवन जीने के विविध तरीके हैं, यही साहित्य में अभिव्यक्ति की अलग अलग विधाएं हैं। इन विधाओं को हम कविता, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य, निबंध, जीवनी, जो आपके पुस्तक में चलती है, जैसे कविता, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण जो भी आता है, तो उसको क्या कहते हैं? विधाएं कहा जाता है। ठीक है, तो साहित्य बोध की विधाएं, तो विधा आदि रूपों में जान सकते हैं। इन विधाओं को पढ़कर समझना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम है। यह साहित्य बोध के दोहरे मायने हैं। पहला, किसी रचना विशेष को पढ़कर उसके भावार्थ को ग्रहण करना, व दूसरा उसकी शिल्पगत विशेषताओं को यथा भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद आदि की पहचान करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी की सबसे अच्छी मित्र होती हैं कैसे? तो पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। उनके माध्यम से ही विद्यार्थी भाषा के विविधतापूर्ण संसार को से रूबरू होते हैं, साहित्य की विधाओं को जानता है, ज्ञान विज्ञान की नई बातों को सीखता है। पाठ्य पुस्तकें उसकी जानकारी के दायरे में व्यापक बनाती हैं, विभिन्न विषयों पर अपने मंतव्य को निर्मित करता है, पठित वस्तु को अपने जीवन व परिवेश के व्यवहारिक अनुभव से जोड़ता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी तुलना, समीक्षा, समेकन का सामर्थ्य अर्जित करता है। निश्चय ही भाषा के कौशल के विकास में पाठ्यपुस्तकों का महत्व असंदिग्ध है। तो दोस्तों, आज अपन ने इकाई जो आपके 1 है, जो इकाई फर्स्ट है आपकी, इस पर अपन भाषा शिक्षण के उद्देश्य, जो कि आपके 5 नंबर की आएगी, इस पर अपन ने बात की। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।